तो हेलो एवरीवन, हमने इससे पहले एक वीडियो में सेक्शन ए खत्म करा था और दूसरी वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन सी करा था। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी इंटरेस्टिंग। इसमें मार्क्स ज़्यादा हैं। सेक्शन डी और सेक्शन ई को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये रहा हमारा सेक्शन डी। लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं ये 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आई इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ये कह रहा है कि 2 स्ट्रेट कंडक्टर रखे हुए हैं, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, एक में इस एरो की तरफ फ्लो कर रहा है। शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कंडक्टर्स। जो ये ओ है वो दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये अगर x मानते हैं तो इसको भी हम x मान लेंगे। दोनों डिस्टेंस सेम है, ओ सेंटर में रखा हुआ है। कंसिडर दैट द कंडक्टर आर इंसर्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बोर्ड। यानी कि ये कंडक्टर मानते हैं तो ये ऐसा रेक्टेंगुलर बोर्ड पे ऐसा इंसर्ट करा हुआ है। एक में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में करंट नीचे की तरफ जा रहा है। हमें अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करनी है तो हमें पता है हमें इसके लिए चाहिए राइट हैंड थंब रूल। पहले वाले वायर में करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं, करंट ऐसे जा रहा है और फिंगर्स मेरी इस तरीके से घूम कर रही हैं। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, करंट ऐसे जाएगा तो ये फिंगर्स जो हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, और दूसरी जगह करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका डायग्राम बनाने क्या करेंगे हम लोग, बस इस कंडक्टर के आगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेंगे। आप अच्छे से बना लेना और इसके डायरेक्शन दिखा देंगे। ये जा रहा है इस साइड में और यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और करंट जाएगा इस साइड में। तो यही हमसे बोल रहा था कि शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट पॉइंट ओ विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें अगर आप लिखने को हो तो ये लिखोगे कि ईच स्ट्रेट current carrying conductor produces concentric magnetic field lines around it. The direction of the magnetic field lines is given by the right hand thumb rule. Since the 2 conductor carrying equal and opposite direction, the magnetic field at point O 0 हो जाएगी। यही डायग्राम बना के आ जाएंगे। अब क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। In our houses we receive AC electric power of 220 volt. In electric iron or electric heater cables having 3 wires with the insulation of 3 different colors, red, black and green, are used to draw current from the mains. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, what are these 3 different wires called? Name them color wise. तो कलर वाइज की बात करते हैं तो पहली जो रेड वायर है उसे हम बोलते हैं लाइव वायर, ब्लैक वन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, और जो ग्रीन वाली वायर है उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड वायर एंड द ब्लैक वायर। तो हमें पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा पावर सप्लाई किसकी आ रही है? 220 वोल्ट की आ रही है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? रेड और ब्लैक वायर का 220 वोल्ट ही होगा। इसका आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रोल ऑफ द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इसमें हमें ग्रीन वायर के बारे में पूछ रहा है और यहाँ बोल रहे हैं एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ग्रीन वायर क्या जो होता है। एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूछा है, तो जब एक्सीडेंटल लीकेज होता है करंट का तो जो ग्रीन वायर होती है वो अर्थ वायर है, वो सारा करंट को अर्थ में भेज देती है, और जो भी कोई अगर वहां से काम कर रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे तो उससे करंट नहीं लगता है और वो सेफ होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आप लिखने का हो तो ये लिखोगे कि इट कैरीज द लीकेज करंट सेफली टू द अर्थ एंड इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ इट कैन बी शोन अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप है मे भी हमारा कंडक्टर है और नॉर्थ साउथ मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है। तो ये हमसे कह रहा है कि ये शो करो कि इसमें फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो हमें पता है जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है। ये शो कैसे होगा? ये शो होगा जब ये बी कंडक्टर अपनी जगह से डिफ्लेक्ट करेगा। भैया फोर्स है तो पुश है, तो पुश होगा तो पुल होगा, हमें तो पता है फोर्स का मतलब। तो जैसे ही डिफ्लेक्ट होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द एक्सर्टेड अ फोर्स। दूसरा कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी रिवर्स इन 2 वेज। हाँ भैया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दो तरीके से रिवर्स हो सकती है। या तो हम इस जो प्लस माइनस की डायरेक्शन उल्टी कर दें, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें। तो जैसे करंट हमारा उल्टी डायरेक्शन फ्लो करेगा तब हमारा जो एबी कंडक्टर होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हम मैग्नेट को यहाँ हम साउथ कर दें, यहाँ हम नॉर्थ कर दें, मैग्नेट को उल्टी रख दें, तब भी हमारा जो एबी फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं, या तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर लो। इन दोनों तरीके से हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो रिवर्स हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन विल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोर्स कैन बी हाईएस्ट। तो ये हाईएस्ट तब होगा जब हमारा करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ द करंट और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तभी हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। अब स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल हमें पता ही है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें हमारा जो थंब होता है वो क्या दिखाता है? थंब का डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
फोर फिंगर दिखाते हैं हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो दिखाती है डायरेक्शन ऑफ अ करंट। ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फिंगर दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बायो का। नेम द पार्ट्स मार्क्ड A and B in the given diagram. Write in detail the changes that take place in a flower when the product B reaches A till the fruit is formed. तो हमसे पूछा है कि write in detail the changes takes place in the flower when the product B reaches A till the fruit is formed. तो चलते हैं डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पे जाएगा और इसके बाद इसकी पॉलन ट्यूब बनेगी, और पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? ओवरी तक जाएगी। ओवरी के बाद यहाँ पे क्या होगा? हमारा फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद जाइगोट हमारा बनेगा। जाइगोट के बाद जो ओव्यूल होगा वो हमारा डेवलप हो जाएगा सीड में, और जो हमारी जो बड़ी सी ओवरी है, ओवरी किसमें बदल जाएगी? ओवरी बन जाएगी हमारी फ्रूट में। तो ये थे हमारे चेंजेस जो कि होंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से हमारा फ्रूट बन जाएगा, इस तरह फ्रूट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। राइट द रोल ऑफ अ प्लेसेंटा इन द प्रोसेस। व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टाइल। तो ये हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा किस में? जाइगोट जाके डिवाइड हो जाएगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद क्या करेगा? यूट्रिन इम्प्लांटेशन में वो वहाँ जाके बैठ जाएगा, और इस ड्यूरेशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। यही हमसे पूछा था उनने। इसका दूसरा पार्ट था व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्लेसेंटा इन द प्रोसेस। तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा बेसिकली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को देता है, और वहाँ से जो वेस्ट है वो एम्ब्रियो से निकाल लेता है। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। यही दो उसके रोल होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो यूट्राइन लाइनिंग वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और मेंस्ट्रुएशन फ्लो टेक प्लेस। मेंस्ट्रुएशन फ्लो चलता रहेगा। ओके, ये हमारे ने पहले दे रखी है। अ कार्बन कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 forms a compound B, which on addition of 1 mole of hydrogen gas in the presence of nickel catalyst forms a compound C. C on combustion in the air forms 2 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. Identify A, B, C. Write the structure. Give the chemical equation of the reaction involved. Also state the role of a concentrated sulfuric acid in the formation of B and C. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें पहले रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। तो जब हमारा पहला कह रहा है कि A को हमने रिएक्ट कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिला है बी को हमने रिएक्ट कराया है निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हमें क्या मिला है? सी। लास्ट कह रहा है कि सी को अगर हम कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2 and H2O। तो हमें A, B और C पहचाननी है। तो बेसिकली अगर आप पहली रिएक्शन देखो तो पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? पहली रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जो A है हमारा वो कौन है? वो है इथेनॉल C2H5OH। ये हमारा A है। हमें पता है A का डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलेगा? इथीन, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो जाए? हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो C2H4। लास्ट में हमारा C कह रहा है C2H4। और ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, जहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो इथीन में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड C निकल के आएगा वो क्या बन के आएगा? वो होगा इथाइन C2H6। तो ये थे हमारे 3 कंपाउंड, ये थे उनके स्ट्रक्चर्स। और अगर हम याद करना चाहें तो पहला हमारा हाइड्रोजन हटाने के लिए डिहाइड्रेशन, जिसमें हमारे हाइड्रोजन गैप होंगे, तो जो इथेनॉल है इथेनॉल बन जाएगा इथीन। इथीन के बाद ये हमारा क्या था? हाइड्रोजनेशन। इथीन के बाद हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड करा तो हमारा क्या बन जाएगा? इथाइन। तो ये हमारे A, B और C कंपाउंड थे, और ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स। एक चीज और पूछी हमसे, रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये हमारे क्या करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये थे हमारे A, B एंड C। ये थे हमारी पूरी रिएक्शंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड हैज अ 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B। तो जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड B है हमारी NCERT में क्लास 10th में ये एक ही कंपाउंड है, इसको हमने अच्छे से पढ़ रखा है। वो क्या होना है? वो है हमारा ईस्टर। तो ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ईस्टर की बात हो रही है। तो ईस्टर किससे मिलकर बनता है? ईस्टर मिलता है एथेनोइक एसिड से। हमें अच्छे से रिएक्शन याद है, ईस्टरिफिकेशन कहते हैं इसको। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो कंपाउंड A का तो भैया पहले बार चल गया कि क्या होना है? ये है इथेनोइक एसिड। अब इससे बोला है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर द रिएक्शन A विद इथेनॉल टू फॉर्म B, स्टेट द रोल ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द रिएक्शन। तो बेसिकली हमें क्या इथेनॉल, हम ये ईस्टर बनाने को बोल रहे हैं। तो ईस्टरिफिकेशन, तो रिएक्शन में इथेनॉल है
तो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक COOH प्लस इथेनॉल। इथेनॉल को हमें पहले पता है हमें कैसे लिखना है, OH। इथेनॉल को कैसे लिखते हैं, इथेनॉल को लिखते हैं OH, हम अलग से कर लेंगे OH C2H5। हमें पता है कि यहाँ से क्या, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे और जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ईस्टर। तो ईस्टर को ऐसे लिख दो CH3COO C2H5 प्लस H2O। और जो ऑल्सो पूछा है कि द स्टेट द रोल ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द रिएक्शन, तो एसिड जो हमारा वो कहता है कैटलिस्ट काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वी गेट द कंपाउंड ए बैक फ्रॉम बी। तो ये हमें पता है कि हम इसका हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो हमें कंपाउंड वापस से मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बोलते हैं इस रिएक्शन को, आपको इतनी जरूरत नहीं, अब तक लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ ए कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। तो पूछ रहा है कि हाउ कैन ए बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल। तो बेसिकली इथेनोइक एसिड का हम ऑक्सीडेशन करा देंगे KMnO4 के साथ, तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन द ए रिएक्ट्स विद वॉशिंग सोडा। तो जो वो गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या है, कौन सी होती है, वो होती है CO2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा सेक्शन डी, अब चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। 37 to 39 क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें पहले पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। The student in a class took a thick sheet of cardboard and made a small hole in its center. Sunlight was allowed to fall on this small hole and they obtained a narrow beam of white light. A glass prism was taken and this white light is allowed to fall on its faces. The prism was turned slowly until the light comes out to the opposite face of the opposite face of the prism appeared on the nearby screen. They studied this beautiful band of light and conclude it is a spectrum of white light. क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, give any one more instance in which this type of spectrum is observed। तो हमें पता है कि भैया जो रेनबो बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है, तो उसका एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेनफॉल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द व्हाइट लाइट इन द अबव केस। तो व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट हमारी स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लिस्ट 2 कंडीशन नेसेसरली टू ऑब्जर्व अ रेनबो। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, पहला जो सब्जेक्ट है उसके पीछे से रोशनी आनी चाहिए, यानी कि सन उसके पीछे होना चाहिए, और जहां वो लाइट स्पेक्ट्रम करेंगी ड्रॉपलेट्स जो तोड़ रही हैं लाइट को, वो हमारे सामने होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है, पहला सनलाइट पीछे से आनी चाहिए और सामने वाटर ड्रॉप्स होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, तभी हमें रेनबो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। ये आप दिखा सकते हैं, ईजिली है, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Common salt is a very important chemical compound for our daily life. Its chemical name is sodium chloride and its symbol is NaCl. And it is used as a raw material in the manufacture of caustic soda, washing soda, baking soda, etc. It is also used in the preparation of pickles, butter and meat. हमें पता है ये बात, नमक बहुत कीमती होता है हमारे लिए। Name the acid and the base from which the common salt is obtained. तो हमसे एसिड पूछ रहा है, तो जो एसिड वो यूज होता है वो कौन सा होता है, वो होता है HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो बेस है वो हमसे पूछ रहा है बेस कौन सा होता है हमारा NaOH जो कि ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये हमारा। ये दोनों मिला के बनाते हैं क्या, हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl। वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द नेचर एसिड बेसिक और न्यूट्रल ऑफ द सोडियम क्लोराइड, गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो हमें पता है कि जो सोडियम जो NaCl होता है वो होता है हमारा न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल नेचर का होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए ये न्यूट्रल इन नेचर होता है। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ब्राइन। नेम द प्रोडक्ट obtained along with the corresponding places in the electrical cell where each of these product is obtained। तो बेसिकली हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में पास होगी तो जो पहला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा होगा कैथोड पे। दूसरा हाइड्रोजन गैस, ये भी हमारा कैथोड पे होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैथोड के पास में होता है, ये बात ध्यान रखना, कैथोड के पास में होगा। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगा, और लास्ट जो होगा क्लोरीन गैस वो होगी हमारी एनोड पे। तो यही हमसे पूछा था, ये 3 प्रोडक्ट्स बताने हैं और ये कहाँ कहाँ होंगे यही बताने हैं। ये कैथोड के पास होगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, एनोड हमारा क्लोरीन गैस की तरफ। हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस। ये आप देख लेना, ये आपकी रिएक्शन मिल जाएगी, बहुत ये रखा हुआ क्वेश्चन आया पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In life, there are certain changes in the environment called stimuli to which we respond appropriately. Touching the flame suddenly is dangerous for us. One way is to think consciously about the possibility of burning and then moving the hand, but our body has been designed in such a way that we save ourselves from such situations immediately. So, जो name the action by which we protect ourselves in this situation mentioned above and define it. तो जो हमारी
तो सिचुएशन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं और रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। मोटर न्यूट्रॉन कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल और ग्लैंड्स, और जो रिले न्यूट्रॉन का रोल होता है वो कहता है कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन विद मोटर न्यूरॉन इनसाइड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों के रोल होते हैं, आप लिख सकते हैं इसको, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम। तो हमारे दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे कार्डियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। थिंकिंग के लिए हमारा सेरिबेरम होता है। पिकिंग अप द पेंसिल, ये हमारी वॉलंटरी पिकिंग अप द पेंसिल ये हमारा वॉलंटरी एक्शन है। वॉलंटरी एक्शन कौन देखता है, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, एंड द लास्ट इज कंट्रोल ऑफ द एंगर, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। तो ये था हमारा पूरा पेपर। हमने अभी तक इस पेपर को 3 पार्ट में करा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सी, एंड लास्ट इज सेक्शन डी एंड ई। तो कैसा लगा आपको, आप चेक कर सकते हैं और वीडियोस अगर आपको पसंद आए। आने वाली वीडियोस में हम इसके मोर एमसीक्यूज और हम चीज़ें इसके देखेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।